Just 1 second, my system is hung. Okay, so guys, we have Miss Meeta Shetty with us. Just a brief introduction, though she doesn't need any introduction because she's a very famous fund manager. So just a quick introduction. She started with Tata Asset Management in 2017 and as an equity research analyst. And she was promoted as a fund manager role in 2018. You won't believe she's managing 3 funds, that is Tata Multicap, Digital, and Innovation. So 3 funds simultaneously she's managing. And she has a rich experience of 17 years and worked with many reputed financial institutions like Kotak, HDFC Securities, and Asian Market Securities. She's a CFA charter holder from US and IIM Ahmedabad alumni, where she's pursued her senior management program. So welcome, Ms. Meeta Shetty. Thank you for giving us time. Stage is all yours. Today, questions will be obviously from your sector because that is the sector we are very much concerned about. Go ahead. Yes, thank you so much, Sahilji, for such a elaborate and such a nice introduction. I was good. So, good evening, everybody. And I would not only say thank you to Sahilji for giving me this opportunity, but thank you everybody for taking time out as well. So, जैसे कि साहिल जी ने बताया, broadly हम IT sector की बात करेंगे, but before that I thought थोड़ी मार्केट पे भी बात करना बनता है बिकॉज आई एम श्योर देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन एवरीबॉडीज माइंड. पिछले 1.5 साल से एक्चुअली मार्केट कहीं गया नहीं है. जो 26,000 का निफ्टी का हमने जो हाई देखा था, वी हैव नॉट बीन एबल टू ब्रीच इट सिंस सितंबर 2024. सो क्लियरली देयर मस्ट बी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे. एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट आई ट्राई टू एक्सप्लेन एंड कोई भी क्वेश्चंस हो अगर आपके तो प्लीज शेयर इट विद साहिल जी और you can also ask at the end of the presentation. So if I just look at the last 30 years as to what markets have been, clearly ये chart देख के we all will think that yes, markets go only one side and आपको invested रहना है and then you just keep seeing that markets keep going up. ये ब्रॉडली अगर हम 30 ईयर का व्यू देख रहे हैं तो ये ऐसा चार्ट दिख रहा है जिसमें ऊपर ही जा रहा है मार्केट. लेकिन अगर हम उसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करें और समझने की कोशिश करें कि मार्केट में साइकिल्स किस तरह से होते हैं, तो अगर आप ये देखोगे 30 ईयर का, जो मैंने पहले आपको एक सिंगल चार्ट दिखाया, और ये जो 30 ईयर का जो ब्रेक है, साइकिल का फ्रेम है, उसमें आप देखोगे कि जरूरी नहीं है कि मार्केट आपको हर साल एक ऊपर का ही रेंज में दिखेगा. काफी ऐसे फेजेस आएंगे जब मार्केट या तो बुल फेज में होगा या मार्केट आपका करेक्शन में जाएगा. काफी बारी टाइम करेक्शन में चले जाता है. टाइम करेक्शन यानी कि आपका मार्केट कहीं नहीं जाएगा, बस वही उसी रेंज में घूमता रहेगा 1-1.5 साल 2 साल. जैसे कि आप बहुत बड़ा पूल होता है जो किसी भी डायरेक्शन में स्विंग होता है. जैसे हम सब अभी पढ़ते हैं, सुनते हैं कि पिछले कई सालों से FIIs ने इंडिया में बहुत सारा माल बेचा है. FII होल्डिंग इज रनिंग एट द लोएस्ट लेवल. तो ये जो पॉइंट है ये एक्सटर्नल मान के चल सकते हैं, बहुत ज्यादा उस पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते. अर्निंग साइकिल, वैल्यूएशन साइकिल, एटलीस्ट हम इंडिया एज अ कंट्री वी कैन सी कि गवर्नमेंट कुछ अच्छा करेगी, सपोर्ट करेगी, स्कीम्स लाएगी. बट लिक्विडिटी फ्लोज बाहर से आना ना आना वो एक डायरेक्टली कंट्री के हाथ में नहीं होता, बिकॉज रिलेटिवली भी बहुत काम कर जाता है. अब इसका एग्जाम्पल मैं दूंगी कि जिस तरह अभी हम सब जानते हैं कि साउथ कोरिया की मार्केट बहुत ज्यादा रिटर्न दे रही है पिछले 2 सालों से. और वो रीजन ये है कि वहां पे अर्निंग जो साइकिल है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है. यानी कि वहां की जो मार्केट की अर्निंग्स है वो 30-40% से ग्रो कर रही है और इंडिया के सामने वो बहुत ज्यादा अच्छा ग्रो कर रही हैं. तो क्लियरली पैसा वहां चला गया है. तो अब ये हमारे हाथ में नहीं है कि साउथ कोरिया कम ग्रो कर रही है ज्यादा. क्लियरली लिक्विडिटी फ्लोज वहां जाने हैं. सो लिक्विडिटी फ्लोज एक तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि मार्केट को कैसे मूव करेगा इन द नियर टर्म. एटलीस्ट लॉन्ग टर्म में हालांकि हमने देखा गया है कि अर्निंग साइकिल और वैल्यूएशन साइकिल प्राइमरी होता है, बट इन द शॉर्ट टू मिड टर्म लिक्विडिटी फ्लोज ऑल्सो प्ले अ रोल. एंड फोर्थ इज अगेंस्ट इवेंट्स जो होते हैं, इवेंट्स जो कि हमारे हाथ में नहीं है. अगेन लाइक अभी हम रिसेंटली वॉर का जो सुन रहे हैं,
क्रूड प्राइस उसकी वजह से दोबारा बढ़ गया, कल ऑलमोस्ट ओवरनाइट में 10% मूव हो गया. So again, these macro and events जो होते हैं, that is not in our hands, but वो भी market को drive करते हैं in the direction. Macro events and external shocks generally short term में impact करते हैं. Liquidity flows शॉर्ट टू मीडियम टर्म में इम्पैक्ट करते हैं, बट अर्निंग्स एंड वैल्यूएशंस आपको हमेशा लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट करेंगे. तो अगर आपने पहले 2 पॉइंट्स जो हैं उस पे अगर कंफर्ट है तो क्लियरली देन लॉन्ग टर्म साइकिल पे आपका कंफर्ट होगा. एंड जनरली वी हैव सीन लॉन्ग टर्म, वी हैव सीन इक्विटी डज मच बेटर देन अदर एसेट क्लासेस. सो लेट मी जस्ट कवर मेनली. सो इवेंट्स में तो मैंने बस कुछ इवेंट्स डाले हुए हैं जस्ट टू गिव यू अ सेंस एज टू कैसे इम्पैक्ट हुआ था मार्केट में. जैसे कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में 52% करेक्शन हो गई थी मार्केट में, एंड दैट वाज द लार्जेस्ट ड्रॉडाउन दैट वी हैव सीन एटलीस्ट इन द रीसेंट हिस्ट्रीज. Then of course we had COVID crash which was 32% just in 2 months, and we have seen that वो recovery भी उतनी ही तेजी से आ गई थी मार्केट में. Again the recent one was the Trump tariff जहाँ पे markets became very volatile. But there are multiple such events. मैंने पिछले कुछ 20 सालों के events आपको broadly डाले हुए हैं कि market कैसे behave किया. इसमें of course global financial and COVID का crash जो था वो काफी quantum wise बड़ा था and काफी impactful था. But despite all of that, this is the truth of the I would say ये bottom line है कि markets generally recover if your earning cycles and valuations are fine. So this is the event thing. Second जो मैं flow की जैसे मैं बात कर रही थी, so you will see that FIIs have been consistent sellers in the Indian market for the last a few years, or rather 21 के बाद से हमने consistent selling देखी है. रिसेंट जुलाई के महीने के डेटा थोड़े से ऑप्टिमिस्टिक हैं कि पैसा शायद वापस आ रहा है, बट वी कांट बी श्योर बिकॉज आई थिंक वील हैव टू सी सम मोर डेटा टू सी वेदर ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है इसके लिए. सो that is again one thing to keep in mind, that FII flows of course important है but not in your control. Now third is again the most important जो मैं बता रही थी, earning cycle. तो यहाँ पे मैंने आपको पिछले 15 सालों का EPS ग्रोथ दिया हुआ है, एंड यू विल रियलाइज दैट हाउ हैव द मार्केट्स बिन. अब इंटरेस्टिंगली इसमें ये देखने जैसा है कि जो हम नियर टर्म की जो बात कर रहे हैं, FY20, सो ये जो 5 और 6% की ग्रोथ है, दैट इज FY24 and 25. I don't know whether the years are not visible in the slide, but that is how it is. And the last two are 27 and 28. So basically what this means is that जो हमने September 24 से अभी तक मार्केट में जो करेक्शन देखी है, या rather I would say टाइम करेक्शन देखी है, आप देखोगे कि EPS ग्रोथ भी सिंगल डिजिट में आ गई थी, जस्ट एट 5% and 6% ग्रोथ. सो मार्केट्स जनरली आपको थोड़ा लीड इंडिकेटर की तरह काम करते हैं कि अगर ग्रोथ आपकी कम दिख रही शुरू हो रही है तो मार्केट्स उसको पहले ही फैक्टर कर लेते हैं. तो आपके इंडेक्स में, आपके स्टॉक्स में वो पहले ही थोड़ा सा फैक्टर होने लग जाता है. सो एग्जैक्टली वही हुआ. हमने देखा कि FY25 और FY26 की ग्रोथ सिंगल डिजिट हो गई, एंड मार्केट्स आल्सो हैव नॉट गॉन एनीवेयर. एंड वही चीज आप प्रीवियस ईयर्स में देखोगे तो उसके 2-3-4 साल पहले की ग्रोथ रेट्स आप देखो तो ग्रोथ रेट्स हैव बीन 21%, 37%. ये कोविड के साल थे जब हमने मार्केट्स में एक बहुत अच्छा बुल मार्केट देखा था. सो इफ योर अर्निंग्स ग्रोथ इज गुड, markets will definitely reflect it with a lag of a quarter or two, or maybe a lag a quarter earlier, but generally ये market में बहुत अच्छे से align होते दिखता है हमें long term data हम जब देखते हैं. So उसी point पे अगर हम रहेंगे तो हम जो recent years हैं यानी FY27 और 28 की अगर growth को देखें तो 1000 रुपए के आसपास का जो निफ्टी EPS है, that is likely to go to 1400 rupees. That means that we are going to grow in 17% and 15% for this year and next year. And अगर आप देखेंगे growth rate in the previous 2 years, as I said, 5 or 6 था. So we are definitely growing much faster than what we have grown in the last 2 years. So this is a optimistic and a very positive data point कि growth is coming back जो lagging थी. अब इसी को अगर आप साउथ कोरिया से कंपेयर करो, जो मैंने बताया कि 30 या 40% ग्रो कर रहा है, क्लियरली FII का पैसा वहां गया है क्योंकि इंडिया में ग्रोथ रेट वाज डाउन टू 6%.
and they were growing at 30-40%. Now we are coming back to a growth rate of 17 and 15, and hopefully we should see some reversal of the flows, at least the external flows. So growth coming back is a very big positive that at least we as fund managers are seeing, and I believe that FIs probably might also turn back to India at least in some way. Then is the valuation part जो आप पूछ रहे थे साहिल जी. Correct. तो एक है कि आप उसके पी रेशियो को देखो, एंड पी रेशियो आप क्लियरली इसके बेसिस पे निकाल सकते हो कि आज आपका निफ्टी का जो लेवल है 1400 का ईपीएस है, तो वो आपको पी रेशियो का अंदाजा दे देगा. बट एक अलग तरीका उसको देखने का है कि आपको इंडियन पी रेशियो वर्सेस इमर्जिंग मार्केट पी रेशियो को अगर हम देखें तो वो एक अच्छा एक ब्रॉडर लैंडस्केप व्यू देता है कि इंडिया वर्सेस इमर्जिंग मार्केट में इंडिया आज कितना सस्ता है या महंगा है वर्सेस इट्स हिस्टोरिकल ट्रेंड. सो पहली बात टू क्लियर दैट इंडिया ऑलवेज ट्रेड्स एट अ प्रीमियम टू द इमर्जिंग मार्केट का बास्केट, and that's because we are the largest democracy. We have been very consistently growing in economy, and versus China जहाँ पे growth rate has come off and valuations are just at 10-11 times multiple, whereas हमारा despite 1.5 years of time correction we are still trading at about 18-19 times. So if I come back on this chart now, India always trades at a premium, but this premium has constantly moved to as high as 110% to even as low as 30%. अब आप इस चार्ट में देखिए मार्च 20 में we were just at 30% premium to the basket of emerging market, and if you look at towards end of 22 calendar 22 just before March 23 we were at 110%. So आपको याद होगा market went into 1 year of absolute time correction. In fact volatility भी बहुत बढ़ गई थी उस टाइम पे. So whenever we have reached to a level which is closer to average, markets generally tend to do better, and whenever we have reached to a level of 100+%, markets tend to become frothy, volatile, and correction भी होते हुए देखा है. Now basis that today if you look at we are closer to our long term average, which is very very comforting. So on the two important parameters of market for giving you some sense as to how the next 2-3 years might look, one, the growth is coming back, and two, we are in a comfortable range or rather reasonable range as far as valuations is concerned. I would not say we are very attractive like we were in March 20 and March 21, but we are definitely not where we were in December 22 or September 24. So this is quite comforting again on valuations. So that's the broad sense on market as to how one should see what are the four important pillars, which generally gives you a sense as to where markets might be headed. Now coming to us and our team as to how are we thinking, what are we thinking? So we at Tata Mutual Fund generally follow GARP. Now that is basically stocks जहाँ पे valuation कम है, जहाँ पे growth शायद रिकवरी साइकिल में है, टर्न अराउंड होने वाला है या कोई ट्रिगर है, और अगर हमें वो दोनों कंफर्ट लगता है एक तो वैल्यूएशन पे और एक तो ग्रोथ रिवाइवल पे, तो जनरली हम उसको लेने की ट्राई करते हैं, पोजीशन बनाने की ट्राई करते हैं. यहाँ आइडिया यही होती है कि हम डीप वैल्यू को थोड़ा अवॉइड करें और भी अवॉइड करें. तो बेसिकली अगर सिंपल तरीके से समझाऊं तो ऐसा कंपनी लेके मैं अगर रख दूं जो कि इंडस्ट्री बहुत खराब कर रही है और शायद और 2-3 साल खराब ही करने वाली है, तो वो सस्ता तो मिलेगा मुझे वैल्यूएशन पे, पर उसकी ग्रोथ नहीं आएगी तो वो डीप वैल्यू होगा, यानी कि वो मेरे पोर्टफोलियो को बिल्कुल हेल्प नहीं करेगा. एट द सेम टाइम अगर कोई ऐसी कंपनी में लूं जो कि बहुत बढ़िया ग्रो कर रही है बट वो बहुत महंगी भी है, तो देन वो हो जाएगा ग्रोथ एट एनी प्राइस, यानी कि वो रिस्क के लिए प्रोन है. थोड़ा भी नेगेटिविटी कुछ आएगी उसमें, कोई न्यूज आ गई, कोई इंडस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम हो गई या कोई इवेंट हो गया ग्लोबल लेवल पे, और जब मार्केट्स करेक्ट होंगे तो ऐसे वाले स्टॉक ज्यादा करेक्ट होते हैं जो ग्रोथ एट एनी प्राइस होते हैं. सो आइडिया यही है कि ना हमें बहुत डीप वैल्यू लेना है जहाँ पे ग्रोथ शायद और 3-4 साल नहीं आने वाली, और ना ऐसा लेना है जो बहुत ज्यादा महंगा है भले ग्रोथ उसमें है. सो इन बिटवीन इज व्हाट वी ट्राई टू डू, and which is what we call as growth at reasonable price.
Coming to which funds are something that at least we recommend to our investors, and again, just a caveat, this is for someone who has some risk appetite, because जिसके पास risk appetite नहीं है उसके लिए of course hybrids or maybe not coming to equity is ideal, and Sahil ji, I'm sure you are the best judge for that. But someone with a decent risk appetite and has a long term horizon, more importantly, we recommend flexi and multi cap as categories, because उसमें आप कोई भी मार्केट कैप के स्टॉक्स आप ले सकते हो, अनलाइक से लार्ज कैप और स्मॉल कैप फंड जहाँ पे आपके रिस्ट्रिक्शंस होते हैं. Correct. So these are the two funds which we recommend at any point of time, and of course there's hybrid and other asset classes for risk averse investors. Coming to sectoral views, BFSI is something जो valuation पे काफी सस्ता है, and we believe that moderate growth revival भी आ रही है, because credit growth India की जो single digit पे चली गई थी, it's come back to mid high teens. So that is one sector. Consumer discretionary, which is nothing but जो आप लीजर के लिए स्पेंड करते हो, उसमें ट्रैवल भी आ गया, उसमें ऑनलाइन ऑर्डरिंग भी आ गई, प्लेटफॉर्म्स आ गए, आपके हॉस्पिटैलिटी आ गई, बहुत सारी चीजें जो आप अपने लीजर पे स्पेंड करते हो. दैट इज अनदर सेक्टर विच वी लाइक. Healthcare again we think is good on and it's insulated from the macro risk, so that is a good area to again have some allocation, only for the ones who are looking for some sectoral allocation. This is for that. Correct. Again a caveat, sector funds are much higher on the risk parameter versus other diversified funds, but just giving you a sense as to how are we thinking. IT, of course I have few more slides on IT, but just covering in one line, AI risk है, but valuations are at decadal low. So that's why we think that one can look at it as a contrarian bet, and I'll share some more thoughts in the following slides. Gold, silver, although I'm not a commodity expert, but we believe that the best period is behind, but some allocation to gold can still be warranted. Now let me come to the tech sector. Yes. Now this is the US यानी डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ फॉर द टॉप 5 कंपनीज, और ये डेटा मैंने ब्लूमबर्ग से लिया है. सो इसमें हम जस्ट ये दिखाना चाह रहे हैं कि अगर आप FY19 से FY23 के ग्रोथ रेट्स देखो किसी भी कंपनी का, तो दे वर वेरी हेल्दी एक्सेप्ट फॉर 1 ईयर विच वाज FY21 जो कोविड वाला साल था. बट एंड अगर आप कोविड वाले साल को एक बार के लिए इग्नोर करो तो जनरली ग्रोथ रेट्स वर वेरी हेल्दी. एंड अगर आप वही चीजें अब लास्ट के 3 साल देखो, विच इज FY25, 26 एंड अब 27, जो हम गाइडेंस से थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं, ग्रोथ रेट्स हैव कम डाउन मीनिंगफुली. जहाँ पे कोई कंपनी 10% ग्रो कर रही थी, वो अब 1 या 2% ग्रो कर रही है. सो सभी का ट्रेंड करीब करीब 1.5 से 2% के ग्रोथ में आ गया है, जो कि नियर डबल डिजिट्स हुआ करता था. So that is one thing to just keep in mind, and I'll come to reasons as to why that's happening. Second thing is, because आपकी growth collapse हो गई है, ये है आपके IT सेक्टर का वैल्यूएशन चार्ट. अब इसमें आप देखोगे कि वैल्यूएशन जो कोविड के सालों में 2022 में जब ये सेक्टर ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए थे, इसकी वैल्यूएशन बढ़ के 35 टाइम्स हो गई थी, और अभी ये वैल्यूएशन करीब 14-15 के रेंज में आ गई है. सो जब ग्रोथ आपकी इम्पैक्ट होती है तो आपका वैल्यूएशन भी इम्पैक्ट होता है. एंड अगर निफ्टी आईटी की मैं बात करूं तो निफ्टी आईटी 16,000 की जो रेंज में चलता था बिफोर कोविड, वेंट टू ऑलमोस्ट 36,000, एंड देन टुडे इट इज एट अबाउट 25-26,000. सो करेक्शन हुआ है ऑफ कोर्स सेक्टर में. अगर आपने यहाँ पे पैसे डाले हैं सेक्टर में, तो डेफिनेटली आपके पैसे नहीं बने हैं, और इनफैक्ट नेगेटिव में भी दिखेंगे आपको, क्योंकि सेक्टर हैज कम डाउन मीनिंगफुली, एंड अ बिग रीजन फॉर दैट इज द ग्रोथ कंप्लीटली कमिंग ऑफ. नाउ व्हाई इज दैट हैपनिंग, लेट्स अंडरस्टैंड. हम सबने एआई रिस्क की सो एआई रिस्क के बारे में हमने सबने पढ़ा है कि एआई की वजह से हो रहा है, बट ये स्लाइड आपको बताएगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है.
सो जी आईटी सर्विसेज में काफी सारे काम वो करते हैं, और ये मैंने ब्रॉड उनके जो 6-7 एरियाज हैं उसका एक आपको आइडिया दिया है. सो ठीक है. बीपीओ यानी प्रोसेसिंग यूनिट उनका एक सेगमेंट होता है. टेस्टिंग एक सेगमेंट होता है. एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट जिसको हम एडीएम बोलते हैं वो भी एक सेगमेंट होता है. इंफ्रा मैनेजमेंट सर्विसेज यानी सर्वर रूम्स और सारी चीजों को मैनेज करना. कंसल्टिंग, ER&D प्रोडक्ट्स. तो जनरली ये आप मान सकते हो कि दिस इज हाउ द आईटी सर्विसेज रेवेन्यू इज स्प्रेड इनटू. किसी का कोई एक ज्यादा होगा, किसी का कोई एक कम होगा, बट इंडस्ट्री में ये जनरली काम होते हैं. अभी जो परसेंटेजेस मैंने दिए हुए हैं 30-60 है, 30-50 है. बेसिकली आज ये हो रहा है कि अगर कोई डील साइन हो रही है बीपीओ में, और अगर पिछले साल वो $100 million की डील थी, तो आज उसमें इतना डिस्काउंट मांगा जा रहा है. कंपनीज को बोला जा रहा है कि क्योंकि आप ये अब एआई के थ्रू कर पाओगे, आपको हम 30 से 60% कम पैसे देंगे. कोई डील में शायद 30% कम में डील हो रही है, या कोई डील में 60% का भी आपको कट देना पड़ रहा है. यानी आप समझ लो $100 वाली या $100 million वाली डील सिर्फ $30 में आज हो रही है, या शायद $60 में हो रही है. सिमिलरली टेस्टिंग हो, या एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो, या इंफ्रा हो, या कंसल्टिंग हो, हर जगह पर आज ये रीप्राइसिंग हो रही है. एंड यू कैन लुक एट द रेंज कि कितना ज्यादा डिस्काउंट आज क्लाइंट्स मांग रहे हैं उनसे. अब ऐसा नहीं है कि ये एक ही साल में हो जाता है. जनरली ये डील्स 5 साल की होती हैं, तो आपको 5 साल में ये देना है. यानी कि अगर आपने 50% डिस्काउंट दिए तो हर साल आपको 10% कम रेवेन्यू मिलेगा उससे. तो क्यूमुलेटिवली 50% डिस्काउंट मिलेगा आपको, देना पड़ेगा आपको. बट दिस इज हाउ द इंडस्ट्री इज टुडे. दिस इज वेयर द इंडस्ट्री इज टुडे. सो क्लियरली ये जो हमने ग्रोथ रेट देखा, ये जो बहुत कम हो रहा है, लार्ज पार्ट ऑफ दैट इज बिकॉज ये इम्पैक्ट आने लगा है. अब ये हम सुन रहे हैं, जो भी हम समझ रहे हैं, दैट इज ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ एआई इम्पैक्ट. बट जब हम एक्सपर्ट से बात करते हैं, कंपनियों से बात करते हैं, और जितना हम हिस्ट्री भी देखते हैं, हर नई टेक्नोलॉजी के साथ में आपका एक रेवेन्यू इमर्ज होके आता है, नया रेवेन्यू. और Correct. ये जो है, ये वो एरियाज हैं जो कि एआई से अपॉर्चुनिटीज बन के आएंगी, जो अगेन अपनी इंडियन आईटी सर्विसेज हो या ग्लोबल आईटी सर्विसेज कंपनीज हो, उनको हेल्प करेंगी. तो ये बहुत टेक्निकल है, तो मैं इसमें अभी नहीं जाती हूँ. बट बोलने का यही रीजन है कि नेगेटिव इम्पैक्ट जो है, सॉरी कोई ना. या सो नेगेटिव इम्पैक्ट के साथ साथ पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी भी इमर्ज होके आती है. बट वी हैव टू सी कि ये कब और कैसे इमर्ज होके आएगी. अब एक एग्जाम्पल मैं दूंगी जो पिछले साइकिल में हुआ था. सो 2017 में जब डिजिटल की बहुत बात हो रही थी कि डिजिटल रेवेन्यू आएगा और इंडियन आईटी कंपनीज का रेवेन्यू खत्म हो जाएगा या बहुत कम हो जाएगा, उस टाइम पर भी ये श्रिंकिंग चल रही थी. जो अभी डिस्काउंट्स हम देख रहे हैं, उस टाइम पे भी डिस्काउंट्स की बहुत सिनेरियो रही थी, एंड कंपनीज को वो इम्पैक्ट हो रहा था. तो उस साल में इन्फोसिस, जो बड़ी लिस्टेड कंपनी है ऑफ कोर्स, उन्होंने ब्रेकअप देना शुरू किया कि देखो, मेरा जो रेवेन्यू है उसका स्प्लिट मैं देता हूं कि डिजिटल यानी नए टेक्नोलॉजी वाला रेवेन्यू कितना है और पुराने टेक्नोलॉजी वाला रेवेन्यू कितना है. एंड यू कैन सी दैट $8 बिलियन का उनका पुराना टेक्नोलॉजी रेवेन्यू था, और $2.7 बिलियन का उनका नया टेक्नोलॉजी रेवेन्यू था. और कुछ सालों तक, इनिशियली 2-3 सालों तक ये हुआ कि जो पुराना रेवेन्यू था वो श्रिंक हो रहा था, लेकिन जो नया था वो बहुत तेजी से बढ़ भी रहा था. सो उसका रिजल्ट आप देखोगे FY23 में, जब इन्फोसिस ने ये ब्रेकअप देना बंद कर दिया, इन्फोसिस का रेवेन्यू जो करीब 10 से $11 बिलियन का हुआ करता था 6-7 साल पहले यानी FY17 में, दैट वेंट टू $20 बिलियन. एंड उस $20 बिलियन में आपका डिजिटल रेवेन्यू इटसेल्फ बिकेम 11.5. यानी जितनी बड़ी वो कंपनी थी FY17 में, उससे ज्यादा तो उसका डिजिटल रेवेन्यू हो गया बाय FY23. एंड पुराना रेवेन्यू जो 8 था वो श्रिंक होके 6.7 हो गया. सो द पॉइंट इज दैट न्यू टेक्नोलॉजी ऑलवेज गेट्स न्यू रेवेन्यू, एंड दैट्स व्हाट वी एंटिसिपेट दिस टाइम ऑल्सो. अब जो रिसेंट में रिजल्ट्स आने लगे हैं, उसमें काफी कंपनियों ने कॉल आउट भी किया है. कुछ कंपनियां 2-3 क्वार्टर से कॉल आउट कर रही हैं कि एआई वाला रेवेन्यू किसी का 4% है, किसी का 12% है. सो ऑलरेडी कंपनीज ने
वो रेवेन्यू में थोड़ा बहुत ट्रैक्शन देख लिया है शुरू होते हुए। मेरा ये मानना है कि नेक्स्ट 2 क्वार्टर तक आपको 2 या 3 क्वार्टर तक आपको नेगेटिव नरेशन या नेगेटिव बोलते हैं ना कि न्यूज़ फ्लो ज़्यादा शायद दिखने मिले। ओपन एआई, एंथ्रोपिक के आईपीओस भी आने हैं और ओवरऑल चिप्स कर रही कंपनियां भी बहुत बड़ा केपेक्स कर रही हैं। बट जैसे जैसे ये रेवेन्यू आपका बढ़ते जाएगा एआई का 15-20%, 22%, तब आपका जी जो लीकेज है वो कम दिखेगा और जो ग्रोथ हाँ है वो ज्यादा दिखनी शुरू हो गई। सो आई वुड से दैट हाँ इमीडिएट तो बोलना बहुत मुश्किल है कि क्या और करेक्ट होगा नहीं होगा। Yes, valuations are giving some comfort, but to see the growth revival, I think we are probably still at least a year away. And that's when I think that ये जो play हुआ पिछली बार, that जी play will be even more evident. So that's how I am thinking. Yeah. fantastic. Great जी, great. Thank you so much for enlightening us. This was very much required कि किसी भी आईटी कंपनी का जो रेवेन्यू है या जो प्रॉफिट है वो सिर्फ एक चीज के ऊपर नहीं होता, उसके अलावा भी जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे भी उनका रेवेन्यू आता है। अगर एआई से उनका रेवेन्यू बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, तो जो उनको लॉस होना था वो उससे पूरा हो जाएगा। एम आई राइट टू मेक इट इन Yes. अ सिंपल वे? Yeah, absolutely पूरा हो जाएगा and probably starts benefiting even more. वो गैप फिल करने के ऊपर भी ग्रोथ दिखाने लग जाएगा probably in the next 2-3 years. Yeah. Great, great. Mita ji, you can stop the screen. I have some questions. Okay. Yes. Obviously, IT is the main sector these days. So this is a very interesting sector. Interesting question that most of these questions you have already answered. आप इनका बता चुके हैं, but still clients ने पूछे हैं and they are here only. So outlook for IT sector for 6 to 18 months, though you have already answered it, but anything specific you wish to add? Right. So, see, 6 to 18 months में 6 months is too near and generally हमने देखा है कि IT सेक्टर में पहले 2 क्वार्टर्स यानी जून एंडेड और सितंबर एंडेड क्वार्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। सबसे ज्यादा आपका जो ग्रोथ है वो इन्हीं 2 क्वार्टर्स में आती है। I'm just trying to join from the other system finally Sure. starting. So at least then my Sure. camera will be Sure. visible. Just give me a minute. Thankfully, it should work now. Am I visible? अभी नहीं। Okay, I think I am visible now. Yes, you are visible. मैं आपको पिन कर देता हूँ so that people can. Yeah. Yes. Great. Okay. Okay. Finally. Yeah. Yes. Okay. Please go ahead. So as I was saying that पहले 2 क्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जून एंडेड और सितंबर एंडेड बिकॉज लार्ज पार्ट ऑफ रेवेन्यू गेट्स अक्रूड इनटू दैट एंड बिकॉज हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि बहुत नेगेटिविटी है सेक्टर को लेके, ग्रोथ रिवाइवल अभी शायद कुछ क्वार्टर दूर है, तो ये साल भी हमारा एक सबड्यूड ग्रोथ रहने का काफी हाई चांसेस है और वो कमेंट्री में भी दिख रहा है। जैसे यस्टरडे एचसीएल टेक कमेंट्री था, वी हर्ड टीसीएस आल्सो। सो कमेंट्री इज आल्सो सेइंग दैट इवन ग्लोबल कंपनीज जैसे एक्सेंचर की भी हम कमेंट्री सुनेंगे जो कि इंडियन आईटी कंपनी से करीब 2 हफ्ते पहले उनके रिजल्ट्स आते हैं, तो उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है कि अक्टूबर तक कोई सिनेरियो इंप्रूव होते नहीं दिख रहा है। सो आई वुड से टू योर क्वेश्चन 6 to 18 months में बेसिकली 6 months looks a little tricky. Correct. But 18th month आते आते, as I was saying that we will see the AI revenue becoming bigger and bigger and the pie. And there is some at least visibility that we will start seeing growth coming back to some extent. I'm not saying ये 15-20% grow करेगा, but even 7-8% growth would be a very good growth considered for the sector. Fantastic. So already you've answered impact of AI on IT companies, revenue margins and futures. Anything you wish to add here? I think that slide covered most of it. That is correct. Yeah. So whether Indian companies can adapt AI and benefit from AI, that is also a portion of it you have covered, that eventually the growth from AI will also take place, right? Right. So I would say that generally सर्विसेज कंपनीज जो होती हैं वो अगर बहुत बेसिक तरीके से मुझे किसी को समझाना है तो मैं हमेशा ये एग्जांपल देती हूँ कि जैसे मुझे बहुत क्वेश्चन आते हैं कि इंडिया
में गूगल क्यों नहीं है, या अल्फाबेट जो गूगल जो लिस्ट हम्म आप म्यूट पे चले गए, जस्ट वन सेकेंड, आई एम नॉट एबल टू हियर नहीं है, क्योंकि वो यू। एक्सपेक्टेशन आईटी सर्विसेज. ओके, एम आई ऑडिबल नाउ? Yes, you are audible. Yes, you are audible. No, you are not audible. No. Am I audible now? Yes, you are audible now. Great. Uh, Hi, am I audible now? Yes, I mean headset was much better, but this is also fine. Yeah, because there were two systems, so I think something. कोई बात नहीं. Yeah, this is good now. This is good now. Okay, great. So, what I was saying is that हमेशा मैं एग्जांपल देती हूँ कि समझ लो आप कोई एक टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी है जिन्होंने अपना सारा जो इन्वेंट्री है वो एक वेयरहाउस ए में रखा हुआ है, और उसको वो वेयरहाउस ए से वेयरहाउस बी में ले जाना है. तो उसको एक लॉजिस्टिक कंपनी लगेगी टू जस्ट डू दैट जॉब. हम्म आप उसको उसी एग्जांपल में अगर आप ये समझ लो कि जैसे कि कोई बड़ी बैंक है, उनका सारा डेटा पुराने टेक्नोलॉजी के हिसाब से चल रहा है, पुराने सिस्टम्स हैं. जैसे पुराने, अब जैसे टैली हुआ करता था, टैली से फिर एक्सेल आया, तो पुराने सिस्टम में स्टोर्ड है और उसको नए सिस्टम में वो अडॉप्ट करना है. तो जो नया सिस्टम है वो इंडियन आईटी नहीं है, पर इंडियन आईटी वो बीच वाला काम करती है कि आपको ट्रांजिशन करवा के देती है. जैसे Correct. बी से बी में आप जा रहे हो, तो सिमिलरली आपका डेटा आपको सिक्योरली एक सिस्टम से पुराने से नए में ट्रांसमिशन करना, उसको मैनेज करना, इंश्योर करना कि आपकी एंटरप्राइज फंक्शन करे ऑन अ रेगुलर बेसिस. जैसे कोई बैंक है, billions of transactions are happening on a daily basis in a few seconds. Without disturbing that, if you are able to handle the systems well and manage it well and also do regular upgrades, etc., that's what Indian IT services is all about, or rather any services companies is all about. So हम वो warehouse नहीं बना रहे. warehouse कौन बना रहे हैं? Salesforce बना रहा है, SAP बना रहा है, या फिर क्लाउड अगर कोई बना रहा है तो वो AWS है, GCP है. सो वी आर नॉट दैट. यस, इंडिया से आई एम श्योर इवेंचुअली हम ऐसी कंपनीज भी देखेंगे, बट राइट नाउ इंडियन आईटी सर्विसेज इज ऑल अबाउट द सर्विसेज पार्ट. सो जब हम, आपका जो क्वेश्चन था कि क्या हम एआई का कुछ कर पाएंगे, करेक्ट. आप ये सोचो कि अगर कोई कंपनी को एआई इम्प्लीमेंट करना है बैकएंड में, जी तो जी. उसको एक सर्विसेज कंपनी की जरूरत पड़ेगी. जो अभी ऐसा लग रहा है कि सर्विसेज कंपनी शायद खत्म हो जाएंगी, कोई जरूरत नहीं करेक्ट. But the Very valid reality is point. that वो जरूरत रहेगी. So I would say जरूरत that रहेगी. जैसे जैसे adoption बढ़ेगा, काम और बढ़ेगा ही. That's what the broad sense is. So what you're saying is they are correlated. It's not that one will survive and other will die. ऐसा नहीं है. ऐसा नहीं है. Yeah. Effect of GCCs, ये मुझे भी नहीं पता क्या होते हैं. Reduced outsourcing demand on IT sector. Yeah. So GCC यानी Global Captive Centers. Okay. Actually होता कैसे था कि इंडिया में हम करीब 8 लाख इंजीनियर्स पास आउट देखते हैं एवरी ईयर अक्रॉस ऑल डोमेन्स एंड स्ट्रीम्स आई एम सेइंग. एंड ग्लोबली ऑफ कोर्स डिमांड बहुत होती है इस कामों की, इन कामों की. तो पहले बिकॉज इंडिया में टैलेंट पूल इतना था, इतने लार्ज नंबर ऑफ इंजीनियर्स यहाँ से पास आउट होते थे, तो क्लियरली दिस इज समथिंग दैट इंडिया में काम भी आने लगा था. अब क्या कंपनियां या रादर कुछ सालों से कर रही हैं, जो अब और ज्यादा कर रही हैं आई वुड से, इज दे स्टार्ट GCC यानी ग्लोबल कैप्टिव सेंटर. कि वही लोग यहाँ आकर सेटअप कर लेती हैं. 500 लोग, 1000 लोग से शुरू करते हैं और फिर उसको 5000 10,000 लोग तक का भी एक सेटअप बना लेते हैं. कि जो काम वो इंडियन आईटी को देती थी वो खुद ही यहाँ पे आकर खुद ही बनाते हैं GCC, और खुद ही अपना काम एक लो कॉस्ट कंट्री से करवा रही है. तो दैट इज व्हाट GCC इज. तो यस, GCC का एक बहुत बड़ा हमने देखा है कि ग्रोथ दिखी है इन द लास्ट फ्यू इयर्स और अदर 2-3 इयर्स. बट अगर आपको समझाओ GCC अभी कितना है, तो करीब 60 लाख लोग हैं जो इंडिया में आईटी सर्विसेज के लिए काम करते हैं, और GCC में करीब 10 से 12 लाख लोग काम करते होंगे. सो दैट इज हाउ
which is just trying to give you कि कितना हाँ बड़ा है GCC, कितना बड़ा है Indian जी IT services talent pool. So yes, it ग्रेट has some small growth, but हम्म हमने जनरली देखा है कि 5-10 हजार से ज्यादा के पूल में लोगों को मैनेज करना फॉर एन आउटसाइडर बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट. आप देख जी लो TCS में 6.5 लाख लोग काम करते हैं. जी Whereas a GCC, maximum GCC, the biggest GCC that we've heard of is not more than 10,000 people. So that's how it is. Yeah. ओके सो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन हैज द आईटी सेक्टर बॉटम्ड आउट So I would say that valuations, of course, जो मैं चार्ट बता रही थी उसके हिसाब से भी जी currently sitting at a very low level, decadal low, and valuations पे comfort है. But again, a growth revival is not very clearly visible at this point of time. अगर मैं broad thesis को मानूं कि AI से काम आएगा and next 4-6 quarters में आएगा, then yes, it very well makes sense. But also remember that वो हो सकता है कि 4-6 क्वार्टर में ना आके 7 से 8 क्वार्टर में आए. तो हो करेक्ट सकता है कि 2 साल तक ग्रोथ में क्वेश्चन मार्क रहे, बिकॉज थोड़ा आगे पीछे होना बहुत, मतलब वी कांट कॉल दैट आउट, बट यस ऑन वैल्यूएशन देयर इज अ लॉट ऑफ कंफर्ट. okay so my final would be worst case scenario for the IT sector. What do you think? आई थिंक वर्स्ट केस वुड बी दैट, रादर हम ऑलरेडी वर्स्ट के आसपास ही हैं ऐसा लग रहा है मुझे, बट आई वुड स्टिल से दैट अभी तक हमने देखा है कि ये कंपनियां हमेशा दे कम बैक. चाहे हम Y2K की बात करें, चाहे हम GFC क्राइसिस जिसकी वजह से कि बैंक्स के मेल्टडाउन हुए थे, एंड बैंकिंग सेक्टर बहुत बड़ा स्पेंडर होता है IT के लिए. तो जी वेदर GFC की हिट की बात करें या फिर द रीसेंट AI टेलमेंट, we have seen that companies come back strongly, and they adapt to the new technology very quickly. So if we see any any signs of them not being able to do, वो एक I think एक really something that I would, at least I am keeping a close watch on. But generally हमने देखा है कि Indian IT services adapt to the new technology, and adaptable. they really grow back. Yeah. Great. So I am done with the common questions I received. Any of my fellow audience would like to raise hand and ask questions, Ravishji, and I can see many more. I am not able to. Ravishji, any question you have? You like to? I'll just unmute you. Ravishji, आप कर लो, unmute कर लो. सर खाली एक एआई को लेके इट वाज अ लिटिल कंसर्निंग बिकॉज अदरवाइज इट्स ओके. Okay, so you got the answer. काइंड ऑफ, क्योंकि मैं मैम की बात सुनते सुनते मैं भी ऑलरेडी एआई कर रहा था, तो वो थोड़ा डाउन ट्रेंड दिखा रहा था. Fantastic, fantastic. Yes, Naresh Trikaji, good to see you here. Naresh, do you have any question? Anyone have any question? Anyone has any question, you can raise hand. Puneet ji or Vinay ji. Actually, I can see only the cameras. आई थिंक साहिल भी अपने सारे क्वेश्चंस में काफी कुछ कवर कर काफी कुछ cover कर लिया. Great, great, great. Anybody from my team would like to ask anything? Okay, I think this is the right time to, okay. So Tarun is asking, this is the right time to invest. Right time So to people invest, need provided validation you are a here. long-term People need investor. validation. Yeah, provided you are a long-term investor, and next a few quarters volatility is something that you are okay with, which may or may not come. But since we are in a scenario where the negativity currently is far higher than the positivity in terms of the growth. So the validation which you're looking for, she's still going to answer in a certain way, in a prescribed way. So great. Anybody else? Any questions you have? Myself Mittal. Okay, sir, where are you? I can. Myself Mittal. I am asking Yes. some question. Please go ahead. हाँ सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि सेम सेक्टर के अंदर कुछ कंपनीज की जो पी है, जैसे बैंकिंग सेक्टर है, कुछ बैंक्स की पी बहुत मतलब कि भी नीचे होती है, तो उससे लगता है कि भी इसकी तो मतलब कि भी जो प्राइस है वो बहुत अट्रैक्टिव है, उसके बावजूद भी वो कई दफा जो है वो सालों तक वहीं पड़ा रहता है. व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? जबकि ग्रोथ अच्छी है, सब कुछ है, प्राइस अर्निंग रेशियो जो है वो बहुत लो है,
उसके बावजूद वो मतलब कि भी शेयर जो है काफी नीचे पड़ा रहता है. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? जी राइट. मीता जी. सो अब स्पेसिफिक कोई बैंक पे बात तो मैं भी नहीं कर सकती हूँ बिकॉज ऑफ द कंप्लायंस, बट जैसे Correct. मैंने एक स्लाइड में बताया था कि डीप वैल्यू होता है जो, कि काफी हाँ. बार ऐसा होता है कि डीप वैल्यू में ये होता है कि सस्ता होता है, बट या तो उसमें गवर्नेंस इश्यू होती है, यानी कि वो मैनेजमेंट ने शायद हिस्ट्री में कुछ ऐसा किया है जिसपे कि उस पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है किसी भी इन्वेस्टर को. वो हमने देखा है काफी सेक्टर्स में, काफी कंपनियों में, यानी अब नाम तो मैं नहीं ले सकती, बट यू वुड नो कि एवरी सेक्टर हैज अ फ्यू सच नेम्स जहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज होते हैं. तो जनरली एक वो रीजन होता है. आई डोंट नो विच वन यू आर टॉकिंग, बट दैट इज वन रीजन. सेकंड इज दैट क्योंकि बैंक सेक्टर है, तो बैंक में उनके एनपीएस किस तरह जा रहे हैं, और क्या उन्होंने लेंडिंग बहुत ज्यादा ग्रोथ किसी एक ही सेगमेंट को करके लाई हुई है, तो उनका रिस्क डेफिनेटली बहुत बढ़ गया है. क्योंकि बैंकिंग में हमने जनरली देखा है कि अगर कोई एक ही सेक्टर, एक सेगमेंट में, यानी गोल्ड में या एग्री में या किसी एक ही ऐसे छोटे सेगमेंट में बहुत ज्यादा, अगर एमएफआई में बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, तो डेफिनेटली उसको 1 या 2 साल में एनपीए आते ही आते हैं. तो मल्टीपल रीजंस होते हैं कि क्यों वो वैल्यूएशन नहीं ग्रो कर रहा है. और एक और चीज है जो मैं बोलूंगी कि बैंकिंग सेक्टर जनरली भी पिछले 3 साल में इंडिया में वैल्यूएशन एक बहुत अच्छे लेवल पे रहा है. और उसका एक रीजन एफआईआई की कंटिन्यूअस सेलिंग भी है. क्योंकि जो भी एफआई की सेलिंग हमने देखी है पिछले 3-4 सालों में, उसमें 80% सेलिंग हमने सिर्फ 2 सेक्टर में देखी है. एक है बैंक और एक है आईटी. तो वो भी एक है कि कंटिन्यूअस सेलिंग प्रेशर की वजह से भी काफी बारी जो स्टॉक शायद वैल्यूएशन में ज्यादा हो सकता था, वो सबड्यूड है. ओके. थैंक यू. Thank you. आई Thank गॉट you, Mithil sir. आई गॉट द Thank you. Thank you for that. Great, Ji. So anybody else like to ask? We have just couple of minutes more. Okay, so if there are no further questions, can we all thank Miss Meeta Shetty and for the amazing knowledge she has shared? Can we all type something in the chat box? Everyone, अगर आपको कुछ भी आज सीखने को मिला हो, कुछ भी आपने गेन करा हो, can we all thank her? Thanks to you, Saji, ki opportunity मिली है connect. So Yes. And thanks to everybody. Shivansh for Shivansh, are you here? Yes, sir. I'm there, sir. Thank you Great, so great. much, sir. Thank you. I must Thank you. thank you Thank for, you. Thank you so for much, Shivansh, for organizing organizing this. this. And Thank you, thank you sir. so much for bringing her with us. She's always occupied with too many things. But glad that you could you could spare some time for us and for our clients. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, Thank you, sir. everybody. Thank Thank you you, for your Sahil, sir. time. Thank you, Mita ma'am.